हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 की जो परीक्षा होने वाली है उससे रिलेटेड जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस पिछले वर्ष जो परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में आए हुए हैं और इनकी आगे आने की प्रबल संभावना रहती है। और हमारा डेली शाम को 7 बजे ये क्लास रहती है और इस क्लास में 20 क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। उन 20 क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उन पर भी बात की जाती है दोस्तों। यदि आप एसएससी जीडी साथ ही केवीएस सुपरटेट रेलवे पुलिस एसएससी एसआई यूपीएसआई और पैट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों बिना स्किप किए पूरा सेशन देखें और इसमें यदि आपको क्वेश्चन आते हैं तो उनका कमेंट में आंसर ज़रूर लिखें। दूसरा दोस्तों कि यदि इसका सेशन का आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाले अगले सेशन और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन आता है, भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। तो व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 1945 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी 1988 में। 4 ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका सही है। आप कमेंट करने का आपको तरीका बता देता हूँ दोस्तों। यदि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आपका अगर ए ऑप्शन सही है फर्स्ट क्वेश्चन का तो ए आपको लिखकर कमेंट करना है। यदि बी सही है आपको तो बी लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन लिखने के बाद। सी सही है तो सी लिखना है और डी सही है तो डी लिखना है। तो 4 ऑप्शंस में से आपको कोई सा भी ऑप्शन जो आपको उचित लग रहा है आपके ज्ञान के अनुसार आप उसे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है भारत में व्यापक फसल बीमा योजना के शुभारंभ की। तो योजना का जो शुभारंभ हुआ था दोस्तों वह 1985 में इस योजना का शुभारंभ हुआ था, फसल बीमा योजना। इसके तहत दोस्तों होता क्या है कि अगर आप भारत में एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश है, जैसे कि कोई भी फसल आपके खेत में है और उस खेत में फसल अगर ख़राब हो जाती है अतिवृष्टि से या अनावृष्टि से, तो उसका जो बीमा कंपनी जो होती है उसका हर्जाना देती है। तो दोस्तों यह भारत में जो व्यापक फसल बीमा योजना का जो शुभारंभ हुआ था वह 1985 में हुआ था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कच्चुरी संबंध से संबंध भी कहलाता है। तो कौन सा संबंध है वो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कच्चुरी संबंध भी कहा जाता है। जैसे कि विक्रम संबंध ऑप्शन 1 है, ऑप्शन बी है शक संबंध ऑप्शन सी, त्रैकूटक संबंध ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो विक्रम संबंध है, शक संबंध है, त्रैकूटक संबंध है और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विक्रम संबंध और शक संबंध इस पर आधारित तो आपने कैलेंडर देखे भी होंगे, लेकिन त्रैकूटक संबंध यह कलचुरियों द्वारा अपनाया गया था और प्रयुक्त किया गया था दोस्तों। तो इसे कच्चुरी संबंध भी कहा जाता है। तो त्रैकुटक जो संबंध है उसको कच्चुरी संबंध भी कहा जाता है। यह त्रिकुटा आभीर राजवंश था। जब त्रिकुटा आभीर राजवंश था तब इस त्रैकुटक संबंध की जो प्रचलन में आया था और कलचुरियों ने कर्नाटक के क्षेत्र पर राज्य किया था दोस्तों। ये आपको याद रखना है, जो कलचुरी थे उन्होंने कर्नाटक के क्षेत्र पर राज्य किया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आता है 3। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था ये आपको बताना है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शंस दे रखे हैं 1950, 1952, 1956 और 1969 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन पारित हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर 4 में से सही है दोस्तों ये आपको बताना है। देखिए जो भी सन होती हैं वो हाईलाइटेड होती हैं। यदि आप थोड़ी सी भी अगर तैयारी करते हो, अगर नहीं करते हो तो यहाँ हो जाएगी, अगर थोड़ी सी भी तैयारी करते हो तो वो सन वहाँ पर आपके देखने को ज़रूर मिलती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके दिए हैं 1950, 1952, 1956 और 1959, 4
यहाँ पर आपकी संधियाँ हैं। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है 1956, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो राज्य पुनर्गठन जो पारित हुआ था 1956 में हुआ था। और इस समय जब राज्य पुनर्गठन पारित हुआ था तो 14 स्टेट, दोस्तों कितने, भारत में कुल 14 स्टेट थे। और 14 स्टेटों के साथ साथ दोस्तों 6 यूटी थे, केंद्र शासित प्रदेश 6 थे और 14 स्टेट बनी थे। और भाषाई आधार पर इनका जो हुआ था, स्टेट पुनर्गठन हुआ था, वो भाषाई आधार पर हुआ था। और सबसे पहले जो भाषाई आधार पर गठित राज्य था दोस्तों वह आंध्र प्रदेश था। दोस्तों कौन सा? आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में ही भाषाई आधार पर गठित हो गया था, वह राज्य आंध्र प्रदेश था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर के वर्तमान में कितने राज्य और कितने यूटी हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों 28 राज्य हैं वर्तमान में भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 क्या है दोस्तों? 8 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। और 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो राजधानी है दोस्तों, वह आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम्स में 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो भाषाई आधार पर जो गठित हुआ था सबसे पहले आंध्र प्रदेश, वह 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था दोस्तों। 1 अक्टूबर 1953 में यह गठित हो गया था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था दोस्तों? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोंकण रेलवे जोड़ता है, तो कोंकण रेलवे किस किस को जोड़ता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, मुंबई से मनमाड़ को, ऑप्शन बी है रोहा से मंगलुरु को, ऑप्शन सी है मंगलुरु से कोच्चि को, ऑप्शन डी है मुंबई से पुणे को। 4 ऑप्शंस इसमें दिए हैं और एक ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए यदि आपको इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है तो। कोंकण जो रेलवे है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है 736 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कितनी किलोमीटर की लंबाई है दोस्तों? 736 किलोमीटर है। ये के है, 1 नहीं है। 736 किलोमीटर की ये लंबाई का है और ये मुंबई और मंगलौर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है दोस्तों? मुंबई से लेकर मंगलौर तक है। कहाँ तक है दोस्तों? मुंबई से लेकर मंगलौर तक है ये। तो मुंबई और मंगलौर को जोड़ता है। ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक 3 स्टेटों से होकर गुजरता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा 3 स्टेटों से होकर गुजरता है। इसका जो निर्माण प्रारंभ हुआ था दोस्तों, इसके जो निर्माण के लिए जो परमिशन मिली थी दोस्तों, वह 15 सितंबर 1919 में मिली थी दोस्तों। कब मिली थी? 15 सितंबर 1990 में। कब मिली थी? 15 सितंबर 1990 में इसको मंजूरी मिली थी कि ये कोंकण जो रेलवे है उसका काम चलना चाहिए दोस्तों। और इसके जो जनक थे दोस्तों, उसके बारे में बताता हूँ। तो श्रीधरन इसके डायरेक्टर, श्रीधरन इसके जनक, डायरेक्टर सब थे दोस्तों। इनके ही द्वारा सबसे पहले इस कोंकण रेलवे को काम को चालू करवाया गया था। सारी जिम्मेदारी इन्हीं की थी। तो दोस्तों कितना लंबा है? 763 किलोमीटर लंबा है कोंकण रेलवे। इसके डायरेक्टर श्रीधरन थे, यानी जनक श्रीधरन थे। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा को जोड़ता है। यह मुंबई से लेकर मंगलौर तक है दोस्तों। और इसका जो काम शुरू हुआ था 15 सितंबर 1990 में काम शुरू हुआ था। 763 किलोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं, इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। रोहा से मंगलुरु तक, रोहा से मंगलुरु तक इसका जो मार्ग है कोंकण रेलवे का वो है, यानी मुंबई से लेकर मंगलुरु तक। तो रोहा से लेकर मंगलुरु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो सेना का सर्वोच्च जो कमांडर होता था दोस्तों वह कौन होता था? 13वीं सदी की बात की गई है। तो ऑप्शन है मालिक, ऑप्शन बी खान, ऑप्शन सी सरखेल, ऑप्शन डी सिपह सलार। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पर 13वीं सदी की बात की गई है। तो मालिक, जो सेना का सर्वोच्च सेनापति जो होता था उसको क्या कहते थे? तो मालिक कहते थे, खान कहते थे, सरखेल कहते थे, सिपह सलार कहते थे। आपको बताना है दोस्तों, तो कमेंट करके आप फटाफट से बता दीजिए। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो 13वीं सदी में दोस्तों सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, सर्वोच्च सेनापति होता था, उसको खान कह के कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? खान कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो जो संविधान का अनुच्छेद 312 है वह किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, या प्रवक्ताओं से संबंधित है, या हिंदी भाषा से संबंधित है, या राष्ट्रपति से संबंधित है? जो 312 में क्या कहा गया है ये आपको बताना है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 312 है, क्या अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, क्या प्रवक्ताओं से संबंधित है, क्या हिंदी भाषा से संबंधित है, क्या राष्ट्रपति से संबंधित है? फटाफट से दोस्तों इसको बताइए। तो संविधान दोस्तों, संविधान की कुछ बातें हैं उन्हें कर लेते हैं कि संविधान को जब निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का दोस्तों समय लगा था संविधान को का पूरा निर्माण होने में। और यह 26 नवंबर 1949 को दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को यह बनकर पूर्ण हो गया था। और इस पर काफ़ी प्रतिनिधियों के साइन भी हो चुके थे। यह लगभग इसका बहुत ही कम भाग बचा था, जिस जो कि 26 जनवरी 1950 में ये गणतंत्र के रूप में एक भारत को अ, पहचान मिली थी दोस्तों, जो कि संविधान के थ्रू ही थी। और संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया जा चुका था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो संविधान था उसके क्या क्या तत्व थे। तो संविधान में जो मूल रूप से 22 भाग हैं दोस्तों, क्या है? 22 भाग। और इसमें मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं दोस्तों। क्या थीं? 8 अनुसूचियां थीं। और 395 दोस्तों इसमें अनुच्छेद थे। कितने दोस्तों? 395 अनुच्छेद थे, जो कि वर्तमान में अब देखी जाए तो यह अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। ये आपको याद रखना है। और संविधान के जो जनक कहे जाते हैं दोस्तों, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि 312 अनुच्छेद की, जो 312 अनुच्छेद है वह अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं। तो स्वप्नवासवदत्ता के जो लेखक हैं आपको बताना। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी राजशेखर। 4 ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, 4 में से एक फटाफट से कमेंट अपना आंसर कर दीजिए। जिसने भी यह स्वप्नवासवदत्ता के जो लेखक हैं जिसको भी पता है वो फटाफट से कमेंट कीजिए अपना आंसर। बात करते हैं यहाँ पर कालिदास की। तो कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना है उसमें है मेघदूत, मेघदूत, और दूसरी है अभिज्ञान शाकुंतलम। इन रचनाओं को ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी कृति है, किसकी रचना है। तो दोस्तों वह कालिदास की है। और मेघदूत किसकी रचना है? वह भी कालिदास की है। और दोस्तों यहाँ पर अब भास की बात कर लेते हैं। तो भास जो हैं वह स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात आती है अब यहाँ पर भवभूति की। तो भवभूति द्वारा उत्तर रामचरितमानस, उत्तर 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 रामचरित, रामचरित, उत्तर रामचरित की इन्होंने दोस्तों रचना की है। और इनकी और भी कृति है मालती माधव, इनके लिए यह विख्यात हुए। अब बात करते हैं राजशेखर की। तो राजशेखर की जो दोस्तों है वह काव्य मीमांसा है। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा जो है दोस्तों यह राजशेखर की है। तो ये जो मैं जो बता रहा हूँ आपको कि ये जो कृतियाँ हैं ये सुप्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इन जो कवि हैं इनके लिए अगर पूछी जाती हैं तो इन कृतियों में से कुछ पूछा जाएगा, या आपको कृति ऊपर दी होगी क्वेश्चन में और पूछ लिया जाए कि किसने लिखी है, किसकी कृति है, ये इसके लेखक कौन हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? जो कार्ल मार्क्स हैं उनका इतिहास के विषय में जो दृष्टिकोण है उसका जो संक्षिप्त वर्णन है क्या क्या है दोस्तों, देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए है इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। ऑप्शन बी है इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच युद्धों का अभिलेख है। ऑप्शन सी है इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन डी है इनमें से
कोई नहीं। 4 ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो दोस्तों ये जो कार्ल मार्क्स का जो दृष्टिकोण था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इतिहास के लिए सही है वह आपको बताना है। तो कार्ल मार्क्स ने दोस्तों जो बताया था कि इतिहास शोषक व शोषित दोनों वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ये कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण था कि इतिहास को और कुछ नहीं है, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ये दोस्तों इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण यही था इतिहास के प्रति। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शंस दोस्तों दिए हैं। तो 1923 में जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 1923 में। ये आपका एक ऑप्शन बन जाए, क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। और इसकी स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी दोस्तों, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर इसकी कि ये कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। और इलाहाबाद कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वह श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा में प्रतिनिधि जाते हैं 80 जाते हैं, और राज्यसभा में 31 प्रतिनिधियों का को भेजता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका स्टेट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश की जो राजकीय पुष्प है वह पलाश है, राजकीय पशु जो है वह बारहसिंगा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश को पहले, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों इसका जो 1923 में जो चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी वह इलाहाबाद में की थी, ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो योजना निर्माण के उद्देश्य, जो पंचवर्षीय योजना आपकी आई उनके योजनाओं के निर्माण के क्या क्या उद्देश्य थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को हटाना घटाना, निर्धनता उन्मूलन निर्मूलन, और निम्नलिखित इनमें से सभी। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 में से जो भारतीय योजना निर्माण का जो उद्देश्य था उसके बारे में आपको बताना था। तो इसमें दोस्तों राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना ये उसका निर्माण का उद्देश्य था, और दूसरा आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना ये भी उसका उद्देश्य था, तीसरा निर्धनता निर्मूलन भी उसका उद्देश्य था। तो इसका मतलब इसके चारों ऑप्शन एकदम सही हैं, तो चारों ऑप्शन इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो भारतीय योजना निर्माण का जो उद्देश्य था, यानी कि पंचवर्षीय योजना की अगर बात कर ली जाए तो 1951 से लेकर 2017 तक की ये 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं 12 पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल है। और पंचवर्षीय योजनाओं को जो क्रियान्वित करता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद करता था दोस्तों। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1951 से और 56 तक था, जिसमें कि कृषि को सर्वोपरि महत्व दिया गया। और इसमें जो योजना अवकाश दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 1966 से लेकर 1969 तक का जो योजना अवकाश के नाम से आपका जाना जाता है, यह तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य का काल कहा जाता है दोस्तों। तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य का काल कहा जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है दोस्तों वह 2012 से 17 तक का है। अब यहाँ पर 13वीं पंचवर्षीय योजना की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भारतीय योजना निर्माण के जो उद्देश्य थे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन चारों सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो बेरोजगारी की जो समस्या है बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, वो कौन सी बेरोजगारी है दोस्तों? ग्रामीण बेरोजगारी दोस्त ऑप्शन बी है, शहरी बेरोजगारी ऑप्शन सी है, शिक्षित बेरोजगारी ऑप्शन डी खुली बेरोजगारी।
चार ऑप्शन है दोस्तों। जो वर्तमान समय में देश में बेरोजगारी की समस्या है वह कौन सी है? ग्रामीण बेरोजगारी है, शहरी बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारी है या खुली बेरोजगारी है? चार ऑप्शन है दोस्तों, फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। जो भी बेरोजगारी वर्तमान समय में भारत देश में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आपने देखा है कि काबिल इंसान है लेकिन उसे काबिलियत के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है, उसको जो बेरोजगारी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि शिक्षित बेरोजगारी है भारत देश में। कौन सी बेरोजगारी है दोस्तों? शिक्षित बेरोजगारी भारत में बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? अब देखो सिकंदरी यहाँ पर आता है, तो सिकंदरी से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि सिकंदरी क्यों आ रहा है। तो सिकंदरी यानी सिकंदर से ही रिलेटेड है, और यहाँ पर देखो फंसाने वाली ये भी बात है कि सिकंदर 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 तीनों ऑप्शंस में सिकंदर दे रखा है। तो आपको फटाफट से कौन सा आंसर, यदि आपको इसका पता है तो आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो ऑप्शन में देख लेता हूँ एक बार। ऑप्शन सिकंदर लोदी है, ऑप्शन बी सिकंदर शाह सूर है, और सिकंदर महान है, और इनमें से कोई नहीं है। तो फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। गजे सिकंदरी का प्रचलन किसके शासनकाल में किया गया था, या किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह सूर, सिकंदर महान, ए बी सी डी ऑप्शन। चलो मैं यहाँ पर हटा देता हूँ कि आपका डी ऑप्शन नहीं होगा, इन तीनों में से ही इसका ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है सिकंदर लोदी, इसका करेक्ट आंसर है। क्या है दोस्तों? सिकंदर लोदी। या लोदी वंश का, आप सिकंदर की बात करते हैं तो लोदी वंश का यह दूसरा शासक था दोस्तों। कौन सा शासक था? दूसरा शासक था। इसका जो पूरा नाम था दोस्तों वह निजाम खान था। क्या था? निजाम खान। क्या था दोस्तों? पूरा नाम निजाम खान था। इसका जो सिकंदर लोदी का जो पूरा नाम था निजाम खान था। अब गजे सिकंदरी की बात करते हैं दोस्तों। तो ये जो गजे सिकंदरी पैमाना था यह 30 इंच का था। कितने का था दोस्तों? 30 इंच का था। और यह 39 अंगुल, जो आपकी उंगली होती है ना, उंगलियों को उंगलियां बढ़ा के चलते जाइए तो वह 39 अंगुल, ये आपको याद रखना है कि यह 39 अंगुल के बराबर था। 30 इंच का पैमाना था और यह 39 अंगुल के बराबर था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सिकंदर लोदी की, जो और भी इन्होंने क्या क्या करके दिखाया था दोस्तों। तो यहाँ पर इन्होंने आगरा शहर की भी स्थापना की थी। किसकी दोस्तों? आगरा शहर की भी इन्होंने स्थापना की थी। और अगर लोदी वंश की बात की जाए तो लोदी वंश की जो स्थापना की थी दोस्तों वह बहलोल लोदी ने की थी। और 1451 में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आग्रहण का अर्थ था, तो आग्रहण का अर्थ क्या था दोस्तों? यहाँ पर आपको बताना। ऑप्शन ए है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान। ऑप्शन सी है सैनिक अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है दोस्तों, चार में से फटाफट अपना आंसर आप कमेंट करिए कि आपका यह आंसर कौन सा सही है। तो आग्रहण का अर्थ जो था, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान था, या धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान था, या सैनिक अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान था, या इनमें से कोई नहीं था। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कीजिए फटाफट से। यदि आप दोस्तों किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ में कोई दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर मैथ की जो शॉर्ट्स हैं और मैथ की जो शॉर्ट ट्रिक हैं, मैथ के शॉर्ट मेथड हैं, वह यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इन जो क्वेश्चन हैं आपके दोस्तों, ये हर एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, क्योंकि इसमें मैं फैक्ट क्लियर कराता हूँ। जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट होते हैं उन पर चर्चा की जाती है आपके साथ मिलकर। और अगर सेशन अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर आग्रहण का अर्थ आपको बताना था दोस्तों कि आग्रहण का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान है, यानी भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी और वह कर से मुक्त होती थी, उसे आग्रहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? आग्रहार कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आता है 14। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं देहली, झांसी, चित्तौड़गढ़, सीकरी।
देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी मैं करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को कि विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो यह कहाँ स्थित है, आपने अगर सेशंस को पहले देखा है तो आप ज़रूर इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आप आंसर कमेंट ना करें, या आपको अगर नहीं भी आता है तब भी आप अपने मन से जो भी आप आंसर कमेंट करना चाहते हो, आपको डाउट है तब भी आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, दिल्ली यानी दिल्ली में है, झांसी झांसी में है, चित्तौड़गढ़ में है, या फिर सीकरी में है। सीकरी फतेहपुर सीकरी वाला सीकरी है दोस्तों ये, जो कि यूपी में है। तो दोस्तों फटाफट से बताइए विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था दोस्तों, तो राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने, राणा कुंभा। कुंभा, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ को बनवाया था दोस्तों। और कब बनवाया था, तो 1440 से लेकर इसको 48 तक बनने में, यानी 4 वर्ष के समथिंग इसमें समय लगा था बनने में दोस्तों। इसको विक्ट्री टावर के नाम से भी जाना जाता है, विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। और यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। इसमें कुल 157 सीढ़ियाँ हैं दोस्तों। कितनी सीढ़ियाँ हैं, 157 सीढ़ियाँ हैं इस स्तंभ में। कितनी सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, 157 सीढ़ियाँ। कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान में है। अब दोस्तों राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर रहता है, क्योंकि भारतवर्ष में जो राजस्थान राज्य है उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। और जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों वह 7वें स्थान पर अपना स्थान बनाए हुए है। और दोस्तों राजस्थान के अगर सीएम की बात की जाए, मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए, तो अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और अगर राज्यपाल की बात की जाए तो कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। तो ये फैक्ट्स दोस्तों इससे रिलेटेड हैं और एग्जाम्स में काफ़ी पूछे भी जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, आदिब हुसैन समिति गठित की गई थी। तो आबिद हुसैन समिति जो गठित की गई थी, आबिद हुसैन समिति जो गठित की गई थी दोस्तों, किसके लिए की गई थी, उद्योगों के विविधीकरण हेतु। ऑप्शन बी है लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु। ऑप्शन सी है हथकरघा उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु। ऑप्शन डी है निर्यात संवर्धन हेतु। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, फटाफट से आप अपना कमेंट आंसर कीजिए। जो आबिद हुसैन समिति थी वह किसके लिए गठित की गई थी, फटाफट से इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु इसका गठन किया गया था आबिद हुसैन समिति का। और ये इसकी जो समिति के जो गठित किया था दोस्तों, वह 1997 में इसका गठन हुआ था। 1997 में किसका गठन हुआ था, आबिद हुसैन समिति का गठन हुआ था। आबिद हुसैन समिति का गठन। अब आबिद हुसैन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये एक आबिद हुसैन हैं, पुरुष हैं, इनकी बात करते हैं। तो दोस्तों यह यूएसए में भारत के राजदूत रहे थे। कहाँ रहे थे दोस्तों, यूएसए में भारत के राजदूत रहे थे। और इन्हें योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था दोस्तों। और 1988 में दोस्तों यह पद्म भूषण मिला था इन्हें। कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण मिला था। और किसके लिए मिला था दोस्तों, तो प्रशासनिक सेवा के लिए। प्रशासनिक सेवा के लिए इन्हें 1988 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। तो दोस्तों ये फैक्ट्स हो जाते हैं इससे कि आबिद हुसैन जो समिति थी वह लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण के लिए थी। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, इसी सेशन में मैंने पीछे भी बात की थी कि कौन से संवत पर आधारित है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप वापस जाके भी देख सकते हैं, उसमें काफ़ी डिटेल से मैंने बताया है। और यहाँ पे भी मैं बताने वाला हूँ, घबराइए नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं, विक्रम संवत ऑप्शन बी, कलि संवत ऑप्शन सी, शक संवत ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, फटाफट से आप कमेंट कीजिए। तो जो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है किस पर आधारित है दोस्तों, वह शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। किस पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। और शक संवत जो है किस कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में यह प्रचलन में आया था दोस्तों, तो कनिष्क के कार्यकाल में, जो कुषाण राजवंश का शासक था। कहाँ का शासक था दोस्तों, कुषाण राजवंश का शासक था। और 78 ईस्वी में यह प्रचलन में आया था। और तब से यह भारत का राष्ट्रीय पंचांग इसी पर आधारित है। किस पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। ये आपको याद रखना है।
शक संवत को लाने वाला कौन था दोस्तों? तो कनिष्क था। कितनी ईस्वी में? 1878 ईस्वी में शक संवत को लेके आए थे। और कनिष्क कौन था? तो कुषाण राजवंश का शासक था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 17। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था दोस्तों? 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, 4 में से एक ऑप्शन आपको फटाफट से कमेंट करना है। जो भारत का स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो राष्ट्रीय गीत लिखा था अमार सोनार बांग्ला, और वह बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, वह किसने लिखा था? रजनीकांत सेन ने, या द्विजेंद्र लाल राय ने, या मुकुंद राय ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? 4 ऑप्शन है दोस्तों। अमार सोनार बांग्ला की अगर बात की जाती है, अमार सोनार बांग्ला की अगर बात की जाती है दोस्तों, तो वहाँ पर आपको आंख बंद करके रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर टिक कर देना है दोस्तों। यहाँ दूसरा अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, तो दोस्तों अपने देश का जो राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय हे, वह भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर अमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है, यह भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। तो इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों। इनकी जो रचना है गीतांजलि 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 काफ़ी प्रसिद्ध रही है दोस्तों। गीतांजलि जो इनकी रचना है काफ़ी प्रसिद्ध रही है। और महुआ कड़िका इनकी और भी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों जो इनको विख्यात बनाती हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 17 का अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर कौन कौन सी सनमय के बीच बना था? तो एलोरा की जो 34 गुफाओं का मंदिर है वह किन किन सनों के बीच में बना था? ऑप्शंस दे रखे हैं 500 ईस्वी से 700 ईस्वी, ऑप्शन बी है 300 ईस्वी से 500 ईस्वी, ऑप्शन सी है 700 ईस्वी से 800 ईस्वी, ऑप्शन डी है 250 ईस्वी से 450 ईस्वी तक। तो 200 का यहाँ पर 200 का कहीं 100 का ये ईस्वी दे रखी हैं, लेकिन इसमें एग्जैक्ट नहीं है कि यह एलोरा की 34 गुफाओं का जो मंदिर है किन किन ईस्वियों के बीच में बना था दोस्तों। अब जब तक आप कमेंट कीजिए, यहाँ पर कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो जो एलोरा का जो गुफाएं हैं वह कहाँ पर हैं? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में यह गुफाएं हैं। और गुफाओं का मंदिर है कहाँ पर है दोस्तों? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में दोस्तों यह गुफाओं का मंदिर है। कहाँ पर है दोस्तों? औरंगाबाद में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं और उन्हीं में इसका ये मंदिर है। इसका जो निर्माण करवाया था दोस्तों वह राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने दोस्तों? राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया था। और यह गुफाएं जो हैं दोस्तों, यह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समर्पित हैं दोस्तों। किसको समर्पित हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को समर्पित हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि यह राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया था। और किसने करवाया था दोस्तों? तो कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था 34 गुफाओं के मंदिर का। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कब करवाया था दोस्तों? तो 700 से 800 ईस्वी के मध्य, 700 से 800 ईस्वी के मध्य इसको बनाया था। ये आपको ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी 700 से 800 ईस्वी के मध्य एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर बनवाया गया था दोस्तों। चलते हैं इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। ऑप्शन क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो मामले हैं वह कहाँ भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग को भेजे जाते हैं, या संसद में भेजे जाते हैं, या उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं, या उपराष्ट्रपति के लिए भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो मामले हैं वह कहाँ भेजे जाते हैं दोस्तों, आपको बताना है। तो ये दोस्तों उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है, वहाँ पर यह राष्ट्रपति चुनाव से संबंधी मामले
भेजे जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, यहाँ उच्च न्यायालय होगा, वहाँ पे भी नहीं, चुनाव आयोग में भी नहीं भेजे जाते, संसद में भी नहीं भेजे जाते, उपराष्ट्रपति के पास भी नहीं भेजे जाते। भेजे जाते हैं तो केवल कहाँ भेजे जाते हैं दोस्तों? उच्चतम न्यायालय में। आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, बताना है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी बुद्ध घोष, ऑप्शन डी नागार्जुन। 4 ऑप्शन है दोस्तों, फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट करिए। तो बुद्ध चरित जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है, किसे कहा जाता है? बुद्धों का रामायण कहा जाता है। इसके रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्धों का रामायण कहा जाता है। और बौद्ध धर्म की जो जो बटा था दोस्तों, बाद में 2 संप्रदायों में बटा था, एक हीनयान और एक महायान, ये 2 शाखाएं इसकी हो गई थी बौद्ध धर्म की दोस्तों। और जैन धर्म की जो 2 शाखाएं हुई थी वह श्वेतांबर और दिगंबर हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार हैं दोस्तों ऑप्शन ए अश्वघोष, इसके रचनाकार हैं। कौन है दोस्तों? अश्वघोष इसके रचनाकार हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, जो कि पिछला क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, कि राष्ट्रपति संबंधी चुनाव के मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो कि अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। सो दोस्तों कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। और जो उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों वह जगदीप जगदीप धनखड़ हैं। कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़ ये हैं। इनको दोस्तों याद रखना, क्योंकि ये ऑप्शन क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, तो इनके लिए भी आप तैयार रहिए दोस्तों। ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि एसएससी जीडी, केवीएस, एसएससी, एसआई, यूपी पुलिस और रेलवे से संबंधित थे दोस्तों। और पैट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। सेशन कैसा लगा लाइक कीजिए और कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए दोस्तों कि सेशन कैसा लगा। इसी तरह के सेशंस अगर और पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप कोई और रिलेटेड किसी सब्जेक्ट से अगर आप सेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपकी तैयारी की जाएगी दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार,